नमस्कार। राज्यसभा टेलीविजन की खास श्रृंखला विरासत में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश बादल और आज हमारे साथ होंगे वो जिनकी वर्षों से दुनिया भर के कार्टूनिस्ट पूजा करते आए हैं। उनके कार्टून करोड़ों लोगों की आवाज बनकर व्यवस्था को चेतावनी देते भी रहे हैं। उनका आम आदमी 50 बरस से भी ज्यादा इस देश की आवाम का प्रतीक रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं हमारे आपके R.K. लक्ष्मण की। तमिल संस्कार, कन्नड़ परिवेश, महाराष्ट्र बना कर्मभूमि और चेहरा हिंदुस्तान के हर नागरिक का। मुंबई में अपनी शानदार पारी खेलने के बाद R.K. लक्ष्मण जब पुणे आए तो फिर वहीं के होके रह गए। पुणे शहर ने भी लक्ष्मण को अपनी पलकों पर बिठा कर रखा। आइए देखते हैं लक्ष्मण की कहानी उन्हीं की जबानी। मैं हूं R.K. लक्ष्मण। मेरा पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णस्वामी लक्ष्मण। हम लोग कर्नाटक में मैसूर के पास सलेम जिले के रासीपुरम गांव के रहने वाले हैं। मेरे पिताजी कृष्णस्वामी हाई स्कूल में हेडमास्टर थे, तो गांव और पिताजी के नाम से मिलाकर बन गया मेरा नाम। लेकिन मेरे पिताजी बहुत गुस्सैल थे और सख्त मिजाज थे, इसलिए उनके दोस्त उनको टाइगर कहा करते थे। मेरे पिताजी को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मेरी माँ घरेलू महिला थी और ज्यादातर घर पर ही रहती थी, लेकिन बड़ी खुश मिजाज थी। टेनिस और शतरंज की वो अच्छी खिलाड़ी थी। इसलिए मुझे याद है कि मैसूर की महारानी कभी कभी उनको महल में ये खेल खेलने के लिए बुलाया करती थी। She was a friend of not only me but the rest of the family, and a very talented person. And she played chess and defeated the champions of the university. जहां तक मुझे याद आता है, मैं 3 या 4 साल का था, मगर बहुत उधम करता था। घर में सब भाई बहनों से छोटा था, इसलिए माँ जब कहीं चली जाती तो मुझे उनकी बहुत याद आती थी और मैं घंटों रोया करता था। फिर मेरे सारे भाई बहन मुझे मनाया करते थे। मेरे एक बड़े भाई को तो आप भी जानते होंगे, अंग्रेजी के जाने माने लेखक थे। उनका नाम था R.K. नारायण। दूरदर्शन पर मालगुड़ी डेज आपने देखा होगा, उन्हीं की कहानियों पे बना था। हिंदी में एक बहुत लोकप्रिय फिल्म बनी थी गाइड, और गाइड भी उन्होंने ही लिखी थी। Hello. For 50 years I have been writing about Malgudi. To say that it's a small town in South India would only be a half truth. You can detect its characters in any part of the world. खैर, तो मैं आपको बता रहा था कि मैं बहुत शैतान था बचपन में और स्कूल जाने से बचता था। और इतने सारे भाई बहन थे कि मेरी उम्र भी स्कूल जाने की हो गई है, ये किसी को ख्याल ही नहीं आया। और मेरी शैतानियां बढ़ती जा रही थी, इसलिए सब परेशान भी थे। एक दिन मेरे घर रिश्ते के एक चाचा आए, और जब उन्हें पता लगा कि मैंने स्कूल जाना शुरू नहीं किया है, मुझे उन्होंने गोद में उठाया और जबरन पास के स्कूल में जाकर दाखिला करा दिया। मैं घंटों तक रोता रहा और बाद में स्कूल से भाग आया। अगले दिन फिर नहीं गया तो सबने गुस्सा किया। मैं मां की गोद में जाकर छिप गया। महीनों बाद
फिर वही घटना घटी। इस बार भाई के एक दोस्त मुझे अपने कंधों पे बिठा के ले गए और एडमिशन करा दिया। मैंने विरोध तो किया, लेकिन मुझे पता चल गया था कि अब मेरी बहानेबाजी नहीं चलेगी। तो इस तरह मेरी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे कार्टून बनाने का शौक कब से लगा ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन हाँ ये मुझे याद है कि चाक के टुकड़ों से मैं जो भी देखता था जमीन पर बना दिया करता था। The oldest memory of my being aware of cartoons or paintings or creative work, graphic work, is at the age of 3. I used to draw with piece of chalk, of course. In those days, children were not given either the fountain pen or a pencil. So it was piece of chalk. I used to draw on the floor everything that caught my fancy. A bird, a tree, a house, an apple, that kind of thing. असल में होता यह था कि मेरे पिताजी के कमरे में देश विदेश की पत्र पत्रिकाओं का ढेर लगा रहता था, लेकिन हम बच्चों को उनके कमरे में जाने की मनाही थी। पर मैं सबसे छोटा था ना, इसलिए फायदा उठाता और चुपचाप कमरे में घुस जाता। अब वो छपे लेख तो मेरे पल्ले नहीं पड़ते, हाँ उनके चित्रों और कार्टूनों को मैं देर तक घूरा करता था। अभी मैंने आपको बताया था कि मेरे बड़े भाई रासीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण स्वामी यानी आर के नारायण लेखक थे और मुझसे 15 साल बड़े थे। तो जब मैं 9 साल का था वो 24 साल के थे और हिंदू में कहानियां लिखने लगे थे। मैंने उन कहानियों के लिए रेखाचित्र बनाने शुरू कर दिए। Actually, I started doing freelance work at the age of 9 and 10. I had an opportunity then because my brother R.K. Narayan, who was a writer, he used to write short stories for the Hindu in Madras, and he used to ask me, would you like to illustrate it? That gave me a great opportunity, and I started illustrating my brother's short stories. That gave me a great opportunity to understand the technique of using pen, brush, ink and so on. मैं मैसूर के महाराजा हाई स्कूल में पढ़ता था उन दिनों। तो क्या करता था, सबसे पीछे जाता था, सबसे बाद में जाता था और क्लास में सबसे पीछे की बेंच पर बैठता था। टीचर का ध्यान मुझ पर नहीं जाता और मैं बैठा बैठा कार्टून बनाया करता। पढ़ाई वढ़ाई कुछ भी पल्ले ना पड़ती। हालांकि कभी कभी पकड़ा भी जाता था और टीचर की डांट और मार दोनों खानी पड़ती। मुझे याद आ रहा है कि मैंने अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ एक क्रिकेट टीम भी बनाई थी और इसका नाम रखा था रफ एंड टफ जॉली टीम। मेरे बड़े भाई साहब ने तो इस पर एक कहानी भी लिख दी थी, द रागा क्रिकेट क्लब। बड़े लिखाट थे मेरे बड़े भाई। एक बार तो मेरी शरारतों पर ही उन्होंने कहानी लिख दी। उसका टाइटल था डोबू द मनी मेकर। पता है, इस कहानी को मद्रास में पुरस्कार भी मिला था। उन दिनों चेन्नई को मद्रास ही कहते थे। कुल मिलाकर स्कूल के दिन बड़े मजे में कट रहे थे। लेकिन इन्हीं दिनों मुझे मेरी जिंदगी का बड़ा झटका लगा। पिताजी हमेशा हमेशा के लिए हम सबको छोड़ गए। घर पर बहुत बड़ा संकट आ पड़ा था। हम लोग पैसे पैसे के लिए तरस गए। किसी तरह इंटरमीडिएट पास किया तो ड्राइंग और पेंटिंग विषय लेकर जब कॉलेज में पढ़ रहा था तो मैगजीन के लिए कार्टून बनाया और वो मेरी फोटो के साथ छपा। कॉलेज में सब लोग मुझे जानने लगे। इसका फायदा ये हुआ
कि कन्नड़ की हास्य व्यंग्य पत्रिका कोरावंजी ने संदेश भेजा कि मैं उनके लिए लगातार कार्टून बनाऊं। उन दिनों दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और मेरे कार्टूनों ने कोरावंजी का सर्कुलेशन बहुत बढ़ा दिया। मैं सच बताऊं, खुशी में नाचता फिरता था। मेरे हाथ में मैगजीन होती और मैं कार्टून देखा करता सुबह से लेकर शाम तक। क्यों ना देखता? मेरे जैसे एक मामूली से नौजवान को हजारों लोग जानने लगे थे। मैसूर में उन दिनों चित्रकारों और कार्टूनिस्टों की प्रदर्शनी लगा करती थी। मुझे पहली बार इस प्रदर्शनी में सम्मानित किया गया और जब मैं मंच पे था तो सारा हॉल तालियों से गूंज रहा था। आज तक मुझे वो पल याद है। लेकिन आप माने या ना माने, कार्टूनों के कारण मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता था। मैं कन्नड़ के पर्चे में फेल हो गया। पहली बार फेल हुआ था। खूब रोया। सबने समझाया। बड़े भाई साहब ने कहा, भाई देखो, मैं तो अंग्रेजी में फेल हुआ था और आज पूरा देश मुझे अंग्रेजी के लेखक के तौर पर जानता है। तो तुम अगर अपनी भाषा कन्नड़ में फेल हो गए तो निराश होने की जरूरत नहीं है। अब मैं उन्हें क्या कहता? मैं फेल होने के कारण नहीं रोया। अरे मेरा तो सबसे खास दोस्त HK अब मेरे साथ नहीं पढ़ेगा, मैं तो इसलिए रोया था। His name was H. Krishnaswamy. I call him HK. We created the rough and tough and jolly team. And he was a very close friend of mine. We used to bicycle up to Chamundi Hill together. We used to play together. He used to be with me when I sketched in the marketplace, the vegetable sellers and beggars and so on, and encouraged me to a great extent by silently watching me sketch. मैंने सोचा अब कर्नाटक ही छोड़ देता हूं। मैंने फाइन आर्ट में डिप्लोमा करने के लिए JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स का फॉर्म भर दिया। मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग के पिताजी उन दिनों यहां डीन रह चुके थे। बड़ा नाम था इस स्कूल का। लेकिन मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया और आज मुझे याद आता है, वर्षों बाद उसी स्कूल ने मुझे अपने सालाना जलसे में चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया था। I applied for JJ School of Arts. Bang came the reply saying that you show no talent whatsoever for drawing or art. Please continue your studies. I continued my studies. अच्छा, एक बात तो बताना मैं भूल ही गया। हिंदू अखबार के एडिटोरियल पेज पर उन दिनों एक कार्टून छपा करता था और लोगों को वो कार्टून बहुत पसंद आता था। कार्टून के नीचे लिखा होता था काओ। मैं काओ का दीवाना था। साल 2 साल बाद मुझे पता चला कि वो काओ नहीं बल्कि लाओ है। लाओ यानी डेविड लाओ, लंदन में रहने वाले सर डेविड लाओ, दुनिया के बेहतरीन कार्टूनिस्ट। मैंने महीनों तक पाई जोड़ी और डेविड लाओ की कार्टूनों वाली किताब खरीदी। Many times I was told that I molded myself on David Lowe's type of drawing, which was perfect. Perhaps so. Somebody has to be influencing me at the time. It was David Lowe. तो मैं बता रहा था कि ईमानदारी से पढ़ने में मेरा मन नहीं लगता था, लेकिन माँ ने कहा पहले ग्रेजुएशन करो। माँ की बात रखने के लिए मैंने स्नातक कर लिया। पास तो मैं हो गया, लेकिन अब मुझे काम चाहिए था। मैं काम की तलाश में भटकने लगा। इन्हीं दिनों मद्रास के जेमिनी स्टूडियो ने किसी के जरिए मुझे एक संदेश भेजा। वो एक कार्टून फिल्म बना रहे थे, तो मेरे लिए बहुत बड़ा मौका था। मैं वहां चला गया, 10-10 घंटे काम किया। तो जब फिल्म बन के आई तो सबने मेरी तारीफ की। मैं बहुत खुश था। हालांकि मुझे पक्की नौकरी नहीं मिली। मैं अपने घर लौट आया था।
उन दिनों आजादी नहीं मिली थी। देश भर के डाक तार कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इससे अखबारों को डाक से उनके लेख और कार्टून मिलने बंद हो गए। मैंने इसका फायदा उठाया और एक कार्टून बना दिया। मैं तो चाहता था कि हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में दे दूं, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने जुगाड़ लगाई और एक दोस्त की मदद से स्वराज के दफ्तर में जा पहुंचा। संपादक जी ने कार्टून देखा और पसंद कर लिया। बोले 50 रुपए दूंगा, इससे ज्यादा हमारे दफ्तर में किसी को नहीं मिलता। मैंने कहा ठीक है, काम शुरू कर दिया। लेकिन कुछ दिन के बाद मेरा मन भर गया और मैंने स्वराज भी छोड़ दिया। फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर में चक्कर लगाता रहा, शायद बात बन जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कि चलो दिल्ली चलते हैं, शायद कुछ बात वहां बन जाए। मैं ट्रेन में बैठकर दिल्ली आ गया। दिल्ली में अखबारों के चक्कर काटते काटते एड़ियां घिस गईं, नौकरी नहीं मिली। हिंदुस्तान टाइम्स के दफ्तर गया, एडिटर से मिला। उन्हें मेरे कार्टून बहुत पसंद आए, लेकिन अफसोस वहां कोई जगह ही खाली नहीं थी। फिर मैं इंडियन एक्सप्रेस के दफ्तर गया। वहां सलाह दी गई कि भैया कोई और जॉब ढूंढ लो, कार्टूनिस्ट ही क्यों बनना चाहते हो। किस्मत का खेल है। आज सोचता हूं कि कार्टूनों के कारण ही इंडियन एक्सप्रेस ने मुझे आगे जाकर गोयन का सम्मान दिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी दुर्गा रतन से सम्मानित किया। खैर, तो मैं बता रहा था कि दिल्ली से निराश होने के बाद मद्रास जाने का विचार किया। लगा शायद वहां कहीं नौकरी मिल जाए। इसी बीच एक दोस्त का संदेश मिला, मद्रास जाओ तो पहले बंबई आ जाओ, दोनों हफ्ते भर बंबई में एंजॉय करेंगे। मुझे भी लगा चलो, आइडिया बुरा नहीं है, वरना आज के जमाने में बेरोजगार को कोई एक कप चाय भी नहीं पिलाता। तो बंबई में हम बस दोनों यूं ही भटक रहे थे कि सामने फ्री प्रेस जर्नल का ऑफिस दिखा। घुस गए भीतर, संपादक से मिलने पहुंच गए। मुलाकात क्या हुई, लगा कि जैसे नौकरी मेरा ही इंतजार कर रही थी। बोले 250 रुपए महीने देंगे, मंजूर हो तो तुरंत ज्वाइन करो। अंधा क्या चाहे दो आंखें। मैंने काम शुरू कर दिया। वहां मेरे साथ बाल ठाकरे भी थे, जो कार्टून बनाया करते थे। बाद में वो राजनीति में चले गए थे। जब तक बाल ठाकरे जीवित थे, कभी कभी मिलने आ जाया करते थे। उनके साथ बड़ा अच्छा समय बीता। Next to me was a man who had a very definitive profile and face. He looked at me. He asked me, "Who are you?" I said, "I am the cartoonist." "So am I," he said. "I see. What's your name?" "Bal Thackeray." लेकिन फ्री प्रेस में एक बड़ी मुश्किल थी। संपादक अपनी आइडियोलॉजी कार्टूनों में चाहते थे। मेरी अंतरात्मा ने इसे नहीं माना और एक दिन तो गुस्से में मैंने फ्री प्रेस की नौकरी को छोड़ दिया। अब नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन एक अंतर था। इस बार मुझे अंदर से कोई बेरोजगारी का डर नहीं था। कहीं ना कहीं लगता था कि भूखों नहीं मरूंगा और कोई ना कोई नौकरी मिल ही जाएगी। इसलिए मैं फ्री प्रेस छोड़कर उसी दिन सीधे टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर जा पहुंचा। And I resigned from the previous job, which was a cartoonist job in another newspaper. I walked up the stairs and sat near the editor's chamber and sought an interview. He said, "You can't see the editor. He is Ivar Juhu. He is busy. What do you want?" "I am a cartoonist." "Oh, go upstairs to see the art director." I went upstairs. The art director was one Walter Langhammer, the very name would have put you out because terribly resonant sounding. And I thought, I didn't know how he looked. The door opened and he walked out. He looked exactly like his name. Huge, arms that big, blonde hair, gruff voice. "Who are you? You are R.K. Lakshman to come to see me?" "Yes." "What is it about?" "I want to be cartoonist." "Come in." I went in.
Where were you working? I said, this paper. Oh, you are okay. Lakshman, I like your cartoons. You draw something for me. I drew. Very good. How much salary were you getting before? 250. I want 300, I said. He went down, brought 500 rupees. एक बात मैं और आपको बताता हूँ, वीकली में ज्यादातर मैं नॉन पॉलिटिकल कार्टून बनाता था। मुझे अंदर ही अंदर फिर लगने लगा कि राजनीतिक कार्टून बनाने की मेरी प्रतिभा कुंठित हो रही है। तो एक दिन मैं सीधे टाइम्स ऑफ इंडिया के संपादक के पास चला गया। उनसे कहा, आप मुझे पॉलिटिकल कार्टून बनाने की आजादी दीजिए। उन्होंने कहा, तुम अभी राजनीतिक रूप से मैच्योर नहीं हो। तो मैंने कहा, आप मौका तो दीजिए जनाब। संपादक जी बोले, अच्छा ऐसा करो, कल से मुझे रोज एक पॉलिटिकल कार्टून बना कर दो। मैंने शुरू कर दिया। हालांकि वो छपते नहीं थे, लेकिन महीनों तक मैं रोज एक कार्टून बनाकर संपादक को देता रहा। एक दिन सुबह सुबह उनका फोन आया। बोले, तुरंत एक पॉलिटिकल कार्टून बनाओ। मैंने थोड़ी देर में दे दिया। वो अगले दिन टाइम्स ऑफ इंडिया के पहले पन्ने पर छपा। बस तब से 50 साल तक मेरी जगह पहले पन्ने पर बनी रही। लेकिन देखिए, कार्टून के चक्कर में आपको अपने परिवार के बारे में बताना तो भूल ही गया। दरअसल मैं अकेला कुछ भी ना होता अगर कमला का साथ ना मिलता। और कमला का जन्म तो एक तरह से मेरे सामने ही हुआ था। ये मेरी बड़ी बहन की बेटी है। इस तरह से मैं इसका मामा हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि शादी की बात आप कमला से ही सुने तो अच्छा। We both belong to the same family. He is my Sakka Mama, which is possible in South India. So he was the first who saw me, apart from the lady doctor. And then I think he decided that this one will be all right for me. And that is how it started, our life together. हम लोगों ने सारी जिंदगी बहुत अच्छी बिताई है। कमला हरदम मेरे सुख दुख में साथ रही है। इसके बगैर तो मैं एक पल भी नहीं रहा। हमारा एक बेटा है, श्रीनिवास। उसे भी लिखने का शौक है, मगर उसे अंतरिक्ष विज्ञान में दिलचस्पी है। श्रीनिवास ने अपना करियर टाइम्स ऑफ इंडिया से ही शुरू किया। वर्षों तक हम लोग घर से दफ्तर साथ आया जाया करते थे। अक्सर श्रीनिवास मेरे गुस्से का भी शिकार हो जाता था। पता नहीं इसे याद है कि नहीं। यहाँ से निकलता था, केम्स कॉर्नर, मेरीन ड्राइव, चौपाटी, सबके बारे में डिस्कस करता था। कौवा आदमी क्रॉस करता है, वो चन्ना वाला। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया में जाता था। वो साइड एंट्रेंस में हम लोग ऊपर जाता था, साइड एंट्रेंस। I was the first, he was the first person who entered Times those days. And I was the first reporter, editorial reporter. 11 बजे 12 बजे एडिटोरियल मीटिंग सेपरेट होता था। बट क्या प्रॉब्लम हो गया मेरे को, लंच टाइम, लंच इसका साथ मेरा उसका साथ बैठ के खाना पड़ता है। वो कल 1 बजे दरवाजा खोलता था और उसका साथ बैठना पड़ता था। श्रीनिवास की पत्नी यानी मेरी बहू उषा मेरा बहुत ख्याल रखती है। उसे भी मेरी सेहत की बड़ी चिंता रहती है। When he got his first stroke, even the doctors asked, when they discovered it was on his left hand, even the doctors were relieved. And the first thing the doctors did was give him a pencil and a paper and said, please can you sketch? This was few hours after he got his stroke. Please can you sketch? In fact, his brain is so sharp, mentally he is very, very sharp, that he drew a Ganpati and gave it to the doctor and said, yes doctor, I can sketch. लेकिन मैं अपनी नटखट पोती को कैसे बोल सकता हूँ? मैं घर में सबको हुक्म दिया करता था, लेकिन मेरी पोती मुझे हुक्म देती है। उसे मालूम है मुझे चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कमला मुझे नहीं खाने देती। फिर भी वो चुपके से मुझे चॉकलेट दे ही देती है। बड़ी प्यारी पोती है मेरी। He becomes like a tiny boy when you give him any kind of chocolate. Like he has a smile on his face, and like it's just wonderful to see that. टाइम्स ऑफ इंडिया से सेवानिवृत्ति के बाद मैं पुणे आ गया था।
हालांकि समूह ने मुझे कभी रिटायर नहीं किया। वो कहते हैं आर के लक्ष्मण टाइम्स ऑफ इंडिया से कभी रिटायर नहीं होगा। वैसे तो पुणे बहुत अच्छा शहर है, यहाँ की आबो हवा भी अच्छी है। मैंने यहाँ एक मकान बना लिया था। मैं और मेरी पत्नी अपने कुछ सहयोगियों के साथ यहाँ रहते हैं। हालांकि यहाँ मेरे कुछ अच्छे दोस्त और पड़ोसी भी हैं। डॉक्टर मजूमदार और उनके परिवार से मेरे परिवार के घर जैसे ही रिश्ते हैं। मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक पुणे में ही रहना पसंद करूंगा। और वाकई आखिरी सांस तक लक्ष्मण ने पुणे नहीं छोड़ा। हम इस पर बात करेंगे आगे, लेकिन पहले बतौर कार्टूनिस्ट उनकी पेशेवर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने जाना कि आजादी मिलने से कुछ पहले लक्ष्मण ने टाइम्स ऑफ इंडिया के पन्नों पर अपनी रेखाओं का हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। 15 अगस्त 1947 के बाद लक्ष्मण अपने नए अवतार में थे। नई नौकरी, नए मालिक और पत्रकारिता की भरपूर आजादी। लक्ष्मण ने 60 साल तक कागज पर अद्भुत किरदारों की रचना की। उनके कटाक्ष इतने पैने, तीखे और धारदार होते थे कि उसके सामने कोई टिक न पाता। एक दास्तान कागज पर लक्ष्मण के किरदारों की। टाइम्स ऑफ इंडिया में लक्ष्मण की शुरुआत धमाकेदार थी। वो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गए थे। सुबह सुबह जैसे ही अखबार घरों में पहुंचता, लोग सबसे पहले लक्ष्मण का कार्टून देखते। अपनी रेखाओं के जरिए वो परिवार के सदस्य बन गए। नए कार्टूनिस्टों के लिए लक्ष्मण आदर्श बन रहे थे और लक्ष्मण के आदर्श थे लंदन के अखबार इवनिंग स्टैंडर्ड के कार्टूनिस्ट सर डेविड लाउ। लक्ष्मण के लिए वो एक तरह से भगवान थे। मन ही मन मनाते, काश एक बार डेविड लाउ से मिलने का मौका मिल जाए। और एक दिन ऊपर वाले ने जैसे उनकी प्रार्थना सुन ली। It was but a traumatic experience for me to see him in my room one morning at 8:30. I come to the office at 8:30. He was sitting with his wife. I was amazed. I thought I was seeing an apparition. Mr. Lowe, I said, yes, I'm waiting for Mr. Lakshman. I am Lakshman. लक्ष्मण दिनों दिन लोकप्रियता के पायदानों पर चढ़ते जा रहे थे। एक दिन वो अपने दफ्तर में काम कर रहे थे तो मुंबई के एक शानदार स्कूल से एक फोन आया। वो लक्ष्मण को अपने सालाना जलसे में बतौर चीफ गेस्ट बुलाना चाह रहे थे। स्कूल के प्रतिभाशाली छात्रों को उन्हें सम्मानित करना था। लक्ष्मण गए और वहां माइक पर उन्होंने बोला, So 10-15 years later, another person came and said, will you kindly come and distribute our prizes and awards for the new graduates. I said, yes, I went and narrated how JJ School of us rejected me. And I also said, thanks for rejecting me, I am grateful to this institution. If I had been accepted, 4 years I would have wasted sitting in that corner, learning nothing, but ending up in an ad agency, drawing faces of women and children and soap and toothbrush. लक्ष्मण अब अखबार के चीफ पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट थे और संपादकीय विभाग में थे। भारत में ये पद सिर्फ लक्ष्मण के लिए गढ़ा गया था। बहरहाल आगे चलें लक्ष्मण के कार्टूनों की सैर पर। एक दिन लक्ष्मण के मन में ख्याल आया, क्यों ना दुनिया भर में मशहूर लोगों के कैरिकेचर बनाए जाएं। मैनेजमेंट ने उनका प्रस्ताव तुरंत मंजूर कर लिया और लक्ष्मण जा पहुंचे लंदन। 6 महीने तक वहां रुकने का कार्यक्रम था। एक फ्लैट किराए पर लिया गया और लंदन के टाइम्स ऑफ इंडिया दफ्तर में
लक्ष्मण ने जाकर अपने सहयोगियों को योजना बताई। लक्ष्मण ने कहा वो टी.एस. इलियट, ग्राहम ग्रीन, बर्नार्ड रसेल, जे.बी. प्रिस्टले और ऐसे ही जाने माने अनेक लोगों से मिलेंगे और उनके कार्टून बनाएंगे। सारे लोग लक्ष्मण का चेहरा देख रहे थे। ये वो नाम थे जिनसे लंदन का आम आदमी मिल नहीं सकता था। लक्ष्मण न केवल उन लोगों से मिले बल्कि उनके साथ दावतें उड़ाई और अपनी रेखाओं का कमाल दिखाया। लक्ष्मण की यह सीरीज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद लोकप्रिय हुई। इस श्रृंखला से लक्ष्मण की लोकप्रियता समंदर पार जा पहुंची। He spent 8 months in London because Times of India sent him there to do the caricatures of all the important people politically in London. And कार्टून के अलावा उनमें कला और थी कैरिकेचर बनाने के, विंस्टन चर्चिल के, रूजवेल्ट के, नेहरू के, हर एक का, और बहुत बढ़िया। लंदन यात्रा के बाद लक्ष्मण यूरोप के अन्य देशों की सैर पर निकल गए। फ्रांस हो या इटली, जर्मनी हो या स्विट्जरलैंड, सभी देशों में लक्ष्मण को उनके चाहने वाले घेर लेते। जी हां, मैं बात कर रहा हूं 50-55 साल पहले लक्ष्मण के दुनिया भर में बिखरे दीवानों की। इस दौरे से लक्ष्मण ढेर सारी खुशनुमा यादें लेकर लौटे। इंटरनेशनल लेवल पे तो उनको बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा उनको जो ये मिला, फेम मिली, वो इंटरनेशनल लेवल पे मिली। कभी यूएस में, सब जगह उनको अवार्ड्स मिलती थी। आजादी के बाद देश का जैसे नया जन्म हुआ था। नेहरू की अगुवाई में भारत अपने सफर पर चल पड़ा था। इस सफर में मुश्किलें तो थी, लेकिन कामयाबियों की मंजिलें भी तय हो रही थीं और देश की रफ्तार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल पड़ी थी लक्ष्मण की कलम। हिंदुस्तान का इतिहास बनाने वाली हर घटना लक्ष्मण के जरिए अखबार के पहले पन्ने पर नजर आती थी। देखिए लक्ष्मण के कुछ दुर्लभ कार्टून, ऐसे कार्टून जिनमें नजर आती है देश की दास्तान। 1947 से 62 तक का हिंदुस्तान, जवाहरलाल नेहरू के नाम और लक्ष्मण, घर घर में पहचाना नाम। These are some of my political cartoons, as you perhaps see. This, I remember clearly, was Goa. Portuguese had occupied it, as you perhaps all know, and Nehru delayed taking Goa. But one day he brought the hammer down. What happened? The international reaction was one of horror, that this rat died. Our British, the French, the German, everybody was weeping away because poor rat is dead. Pandit Jawaharlal Nehru was a great admirer of him, real admirer of him. So he has met him and talked to him and gone. Because Nehru has questioned why you removed the cap. He never put Nehru with a cap, you see. He said, your cap stifles your size, personality. Without a cap, you are much better. So I put it that way. And he said, it's really great. First time I realized it also, that without a cap, I am much better off. इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने प्रधानमंत्री। छोटा मगर बेहद असरदार काम, और क्या था लक्ष्मण की रेखाओं का पैगाम। शास्त्री के बाद आया इंदिरा गांधी का जमाना। मुश्किल हो गया था लक्ष्मण का कार्टून बनाना, क्योंकि इस बीच लग गया था आपातकाल। सामने था सेंसरशिप का काल। अब कागज पर किरदार
कैसे करेंगे सरकार पर प्रहार। लक्ष्मण जा पहुंचे इंदिरा गांधी के पास, बोले गलत कर रही हैं आप। और इसके बाद कार्टून बनते रहे, लक्ष्मण को चेतावनियां मिलती रहीं। This was a very famous cartoon. Mrs. Gandhi gets a massive support, but through that comes a beggar in the bowl. She was a good for sketching, I tell you. There were contenders to be the President of India. V.V. Giri was one of them, and Nijlingappa was another one aspiring, Sanjeev Reddy. But finally, Giri succeeded. How? Because Mrs. Gandhi helped. This is the operative part of it. The other thing is some of his cartoons, especially of Mrs. Gandhi with the nose, became very popular. And I'm sure Mrs. Gandhi didn't mind because it was done not with any malevolent intention, but in order to bring out the characteristic of a person. How upset Mr. Lakshman was when during the emergency the press censorship was applied. But I remember Mr. R.K. Lakshman getting very angry and saying, I will defy and I will dare them to put me behind the bars. So 77 में कांग्रेस की करारी हार, बनी जनता पार्टी की सरकार। लक्ष्मण की रेखाएं तीखी और धारदार। अस्सी में फिर बनी कांग्रेस की सरकार। इंदिरा युग फिर एक बार छाया लक्ष्मण का रचना संसार। फिर आए राजीव गांधी। लक्ष्मण की रेखाएं कभी रुलाएं तो कभी हंसाएं। He is not only a legendary cartoonist, his captions below each cartoon spoke much about, more than his cartoon. राजीव के बाद बनी जनता दल की खिचड़ी। लक्ष्मण के कार्टून की शक्ल बिगड़ी। इसके बाद आए पीवी नरसिम्हा राव। उदारीकरण की बहार। लक्ष्मण के कार्टून शानदार। Gallery of endangered species. Mr. Narasimha Rao has taken over, and at that point, the common man comes with a frame holding, saying, he is going to be an endangered species, and he is. इसके बाद हुआ एनडीए सरकार का आगाज। गूंजी अटल बिहारी की आवाज। सामने था लक्ष्मण का नया अंदाज। नई सदी की शुरुआत। सत्ता में आया यूपीए का हाथ। बुजुर्ग लक्ष्मण ने नहीं छोड़ा रेखाओं का साथ। लक्ष्मण के किरदार केवल अखबार के पन्नों पर ही नहीं बोलते थे, बल्कि वो कहीं से भी हो सकते थे। जब भी लक्ष्मण
सैर सपाटे पर जाते, जिंदगी के अनेक रंग उनके कैनवस पर उतर आते। एक बार गए मध्य प्रदेश तो वहां की जिंदगी पर ढेरों रेखा चित्र बनाए। एक किताब की शक्ल में ये रेखा चित्र लोगों के सामने आए और देखने वालों ने उन्हें बहुत पसंद किया। असल में लक्ष्मण के जरिए 60 के दशक में एक नया किरदार लोगों के सामने आया था। यह था उनका आम आदमी यानी कॉमन मैन। इसके माध्यम से वो करोड़ों घरों में जा बैठे। यह किरदार बोलता नहीं था, लेकिन अपने कटाक्षों से पूरे सिस्टम को हिला देता था। सारी दुनिया में कहीं ऐसा दूसरा उदाहरण नहीं जहां कागज पर उतरे एक चरित्र की मूर्ति बनी हो और उस प्रतीक को अमर बना दिया गया हो। देखिए इसी अमर किरदार की अनोखी दास्तान। ये है लक्ष्मण का आम आदमी। पुणे के सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट में वर्षों से वहां के छात्र छात्राओं का चहेता बना हुआ है। सड़क से गुजरने वाले हर एक का ध्यान दूर से ही अपनी ओर खींचता है दिलों में धड़कता हुआ ये पुतला। क्या कहीं भी आपने ये सुना या देखा है कि किसी कार्टून चरित्र की प्रतिमा बनाकर स्थापित की गई हो, और ये भी कि जो उस प्रतिमा को देखता है उसे रिकॉग्नाइज भी करता है। एकदम उसकी जबान से निकलता है, अरे ये तो लक्ष्मण का कॉमन मैन है। गोया कॉमन मैन ना हुआ, फिल्मों का सुपरस्टार हो गया। लेकिन एक बार दिल पर हाथ रखकर सोचिए, क्या ये हमारा जिंदा लोकतंत्र नहीं है कि एक मुर्दा किरदार समूची व्यवस्था पर अंकुश लगाने के लिए काफी होता है और जिंदा कौम की नुमाइंदगी करता है। तो हमने आपको बताया था कि 1950 से 60 के बीच एक दौर ऐसा भी आया था जब लक्ष्मण उलझन में थे। उनकी चिंता यह थी कि इतने धर्मों, जातियों, रीति रिवाजों और समाजों का एक साथ प्रतिनिधित्व उनके कार्टूनों में कैसे हो। सोचते सोचते आखिरकार बन ही गया ये गंजा, लंबी सी नाक वाला, कटीली मूछें चिपकाए, धोती और चेक का कोट पहनने वाला कॉमन मैन। भारत के गांवों, कस्बों, छोटे और मंझोले शहरों, हमारे आपके घरों से ही निकलता परिवार का कोई बुजुर्ग। इस कॉमन मैन की लोकप्रियता का आलम यह था कि जब कभी लक्ष्मण विदेशों में जाते तो एयरपोर्ट पर टैक्सी वाले या उन्हें लेने आए लोग हाथ में बड़ा सा पोस्टर लिए खड़े रहते। इस पोस्टर में कॉमन मैन बना रहता था, जिसे लक्ष्मण देखते ही पहचान लें। और लक्ष्मण के इस हिस्से की कहानी सुनते हैं खुद लक्ष्मण से। He found me, I didn't find him at all. He, with his wisp of bald head and hair and toothbrush moustache and striped coat, stood out with his glasses, bewildered, looking at the entire country and his leaders, not knowing where he was going, what he was going to do. You may not believe it, he naturally came into, as I naturally went into my profession, he walked into my drawing without my ever trying to introduce him, his dress or his appearance. This common man, what happened was, India is so colorful with various people, various dress, various this thing, that he found it difficult to draw about one in a dress costume, one in that costume, one in that costume. This was very difficult for him. And yet he wanted to combine all of them and make it into one person, true representative of our country. So he worked hard, and 1952 he
got this image of the common man, one dress, one thing, everything, and created him. इस कॉमन मैन से लक्ष्मण के परिवार को भी बेहद लगाव है। वो कहते हैं दुनिया लक्ष्मण से ज्यादा कॉमन मैन को जानती है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। When he conceived this idea of the common man, and as it grew in his cartoon, is when Dad also realized, and he had his own acceptance and passion for common man, and very often he used to say, it is my brand. Common man is my brand, my creation. These two, Dad and common man, cannot be separated. They are inseparable. The common man, सहानुभूति है उसमें, वो चुपचाप देखता रहता है, लेकिन आपको लगता है कि उसे महसूस होता है कि इस देश में क्या ठीक है क्या गलत है। कॉमन मैन की पत्नी है जो मुंह फट करके जो भी कहना चाहती है वो कह देती है। शी इज़ अग्रेसिव। तो एक इनके दोनों के बीच में जो एक डायलॉग पैदा उन्होंने बनाया, ये जो डायलॉग है, दिस इज़ द डायलॉग बिटवीन पैसिव इंडिया एंड अग्रेसिव इंडिया। And that dialogue was fascinating because जो एक कह नहीं सकता था वो कहती थी, जो वो फील नहीं कर सकती थी ये फील करता था। So I don't know whether he tried to do it deliberately, but it was a perfect playing off of each other. आखिर ये अद्भुत किरदार एक प्रतिमा की शक्ल में कैसे हुआ नमूदार। One day, when we were talking, I asked him, Lakshman, you have been sketching your common man for the last 54 years. Why not Times of India or any organization can immortalize your common man by constructing a statue? Believe me, it was just extempore suggestion. Then Lakshman asked me, who will do it? And extemporally I had told, symbiosis will do it. इस कॉमन मैन के दीवाने राजा से लेकर रंक तक हैं, वजीर से लेकर फकीर तक हैं, अमीर से लेकर गरीब तक हैं। किसी काल्पनिक चरित्र को लेकर ऐसा दीवानापन कभी देखा है आपने? I admire the common man. Common man को मैं बहुत प्यार करता हूँ। I'm a great admirer of Lakshman. I think he's a genius. And extremely intelligent, very well read, because his uncanny ability to translate into a character overnight on events is extraordinary. The common man was himself, and through himself he was projecting. एक दौर तो ऐसा भी आया था जब लक्ष्मण को देश भर से सैकड़ों चिट्ठियां मिला करती थी रोज। मिलने वालों की कतार लगा करती थी। अखबार के दफ्तर में लक्ष्मण के लिए दिन रात फोन की घंटी घनघनाती थी। लोगों को लगता था लक्ष्मण के पास कोई जादू की छड़ी है जो पलक झपकते ही उनकी समस्या दूर कर देगी। कोई पानी की समस्या लेकर आता तो कोई दफ्तरों में घूस मांगने की शिकायत करता, कोई चिट्ठी देर से मिलने की बात करता तो कोई मनी ऑर्डर भटक जाने का रोना रोता, कोई लोकल ट्रेन का हॉल्ट अपने घर के पास चाहता तो कोई स्ट्रीट लाइट खराब होने पर गुस्सा दिखाता। लक्ष्मण भी उन्हें निराश नहीं करते। कभी उनकी रेखाओं से अगर एक समस्या अखबार के पन्ने पर उतर जाती तो पूरी सरकारी मशीनरी हिल जाती। वो जो मुद्दे उठाते थे वो आपके और मेरे मुद्दे थे, बिजली का हो, करप्शन हो, और जिस ढंग से वो कहते थे उसमें मजा भी आता था कि कॉमन मैन ही सब कुछ देखता है। आप सोचते हैं कि आप उसकी आंखों में झोट, पर नहीं, वो सब देख रहा है, वो सब सुन रहा है, और एक दिन वो कुछ करेगा, कुछ बोलेगा, पर आज तक उसने कुछ कहा नहीं। लक्ष्मण को इस आम आदमी के बहाने रोजमर्रा की जिंदगी के इतने रंग देखने को मिले कि उन्होंने दूरदर्शन के लिए एक नायाब धारावाहिक वागले की दुनिया बना दिया। जरा देखिए एक झलक।
मार दिया। कितनी जोर से टक्कर मारी साहब, ज्यादा चोट तो नहीं लगी? नहीं ठीक है, एकदम ठीक है। आजकल के छोकरे बड़ा रफ गाड़ी चलाते हैं साहब, पुलिस में दे दो इसे पकड़ के। आपका एड्रेस बोलिए। इट्स इन वागले, क्रॉस रोड नंबर 7। वेट अ मिनट इंस्पेक्टर, किसके पास है इतना टाइम? We don't have the time. I don't have the time. एक्चुअली इंस्पेक्टर, मेरे पास भी इतना समय नहीं है। 2-3 ऑलरेडी। देखिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? सपोज मैं कंप्लेन नहीं करना चाहता हूँ, then what will happen? Go outside, shake hand, and finish the matter. That's all. Thank you, Inspector. Welcome. Thanks a lot, Inspector. Your license. Take care. राधिका, बाथरूम में पानी चला गया। लेकिन किचन में तो आ रहा है। किचन में आ रहा है? बेसिन में तो आ रहा है। राधिका, बेसिन में पानी जा रहा है। राधिका, पानी बचा के रखो, अगर हमारे यहाँ भी पानी चला गया तो मुसीबत हो जाएगी। नहीं, मैं सिर्फ सुमित्रा को दूंगी पानी। वागले ने मुझे पूरी इंडस्ट्री में इतना फेमस कर दिया साहब कि एवरी बिग स्टार आस्किंग मी व्हाट यू हैव डन यार। एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट वागले की दुनिया, वागले की दुनिया। और लक्ष्मण जी ने लक्ष्मण's वर्ल्ड हटा के उसको वागले की दुनिया रख दिया। देखिए, हमारे लिए तो वो गॉड है। मैं व्हाट एवर आई एम बिकॉज ऑफ। वैसे तो बड़े भाई आर.के. नारायण की कहानियों पर बने टीवी सीरियल मालगुडी डेज में भी दर्शकों ने उनकी रेखाओं का कमाल देखा था। राजम का बच्चा, घमंडी कहीं का, अपने आप को अंग्रेज समझता है। जानता है इसके पिताजी कौन है? डिप्टी पुलिस सुपरिंटेंडेंट। तो क्या हुआ? इसका मतलब ये तो नहीं कि वो फिरंगी नखरे करके अंग्रेजी बोले। तू मर्द है? तू मर्द है? किस कुत्ते को शक है? किस कुत्ते को शक है? हिम्मत है तो साबित करके दिखा। हिम्मत है तो साबित करके दिखा। कैसे? कैसे? कल शाम नल्लप्पा के बगीचे के पीछे सरयू नदी है, वही मिलना। हाँ, वही मिलना। किस लिए? किस लिए? ये देखने के लिए कि तू मेरा सर तोड़ सकता या नहीं। चूर चूर करके रख दूंगा। तू कल आएगा ना नदी के पास? हाँ। तू कल पुलिस को तो नहीं बुलाएगा ना अपने साथ? पुलिस को क्यों बुलाऊं? अगर तुझे कुछ हो गया तो अपने डीएसपी पिताजी को कुछ बताएगा तो नहीं तू? क्या बकता है? उनसे क्यों कहूँ मैं? धरती माँ की कसम खा। खाई तो कल शाम नदी के पास। हाँ, नदी के पास। लक्ष्मण का कार्टून संसार अद्भुत है। दुनिया भर के कार्टूनिस्ट करीब 40-50 साल तक उन्हें देवता की तरह पूजते रहे। उनकी रेखाओं के कमाल पर अब शोध के लिए लोग आने लगे हैं। पुणे में बनाई गई लक्ष्मण चेयर इसका सबूत है। जाने माने पत्रकार दिलीप पटगांवकर इन दिनों इसकी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। India has been hugely blessed because it has produced one of the world's greatest cartoonists in R.K. Lakshman. For more than 2 generations of Indians, Lakshman has been a daily reminder of what India and Indians are like in their everyday life, in their public life. With a few deft strokes of the pen, Lakshman has been able to evoke the essence of the absurdity of a particular political or social situation. लक्ष्मण और उनका कॉमन मैन भारतीय कार्टून के इतिहास में अमर है। हमने जब राज्यसभा टेलीविजन के लिए लक्ष्मण पर एक एपिसोड तैयार करने का फैसला किया तो उनकी पत्नी कमला जी ने बताया कि इन दिनों वो बोल नहीं पा रहे हैं। थोड़ी सी निराशा हुई, मगर फिर लगा कि हमारे दर्शकों के लिए लक्ष्मण अपना थोड़ा सा वक्त भी दे दें तो बहुत होगा। और हम लोग कोई 3-4 महीने पहले पुणे उनके घर जा पहुंचे। और जब पहुंचे फिर तो कई घंटे हमने लक्ष्मण के साथ बिताए। सचमुच हमारी जिंदगी के वो अनमोल पल थे। हम नहीं जानते थे कि लक्ष्मण के साथ हमारी ये आखिरी मुलाकात थी।
लक्ष्मण ने अपनी सारी जिंदगी बेशुमार लोकप्रियता पाई। कभी गुमनामी में नहीं खोए और कभी लोगों के दिलों से बाहर नहीं निकले। वो हमेशा शोहरत की बुलंदियों पर रहे। उन्हें ढेरों सम्मान मिले, देश में, परदेश में, लेकिन हर सम्मान ने उन्हें और विनम्र बनाया, आम आदमी से जोड़ कर रखा। I could say a small thing that this journey towards today's event for me started when I was 5 years old. In 1984, he got the Magsaysay Award, no, for his work in journalism. Everywhere he's only the first cartoonist to get Magsaysay Award. So far, no cartoonist has got it. ऐसे बेमिसाल शिखर पुरुष ने 30 जुलाई 2014 को राज्यसभा टीवी के लिए भी कुछ वक्त निकाला। टीवी टीम के लिए लक्ष्मण से मिलना एक विराट अनुभव था। लक्ष्मण की राज्यसभा टीम से ये आखिरी मुलाकात थी। इसके बाद वो किसी भी टीवी टीम से नहीं मिले। सत्रह जनवरी 2015 को लक्ष्मण की तबीयत बिगड़ी। उन्हें दीनानाथ मंगेशकर अस्पताल में दाखिल किया गया। 10 दिन लक्ष्मण अस्पताल में भर्ती रहे। कभी ठीक होते लगते तो कभी मन में आशंका जन्म लेती। अस्पताल में मिलने वालों का तांता लगा हुआ था। देश भर में लक्ष्मण के चाहने वाले करोड़ों लोग उनके लिए प्रार्थना करते रहे, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। गणतंत्र दिवस की सुबह 125 करोड़ का ये आम आदमी अपने चाहने वालों से विदा लेकर हमेशा के लिए उस सफर पर चला गया जहां से लौटकर कोई नहीं आता। आती हैं तो सिर्फ यादें। लक्ष्मण, हम तुम्हें और तुम्हारे आम आदमी को प्यार करते हैं। लक्ष्मण आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन अपने कार्टूनों के जरिए, खासतौर पर उनका कॉमन मैन, देश की पत्रकारिता में एक मिसाल के तौर पर हमेशा याद किया जाएगा। तो यह था विरासत का खास एपिसोड आर के लक्ष्मण पर। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी ना किसी नए किरदार से। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन। Thank you.